So we start with the presentation and we are going to study about the principles of test construction. First of all, you should remember that we are considering these principles for all the psychological tests and not only achievement tests. Since these are general principles, they are equally applicable to achievement test as well. Generally, we have three important principles related to test construction, and these are the principles of planning, principle of preparation and principle of tryout. परीक्षण के निर्माण के समय हमें तीन सिद्धांतों को ध्यान में रखना पड़ता है। प्रथम नियोजन का सिद्धांत है, दूसरी तैयारी का सिद्धांत है और तीसरा ट्राई आउट या रिवीजन का सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग जनरली निर्णय लेने का स्टेज होता है। इस सिद्धांत के तहत हम लोग विभिन्न प्रकार के निर्णय लेते हैं। परीक्षण के विषय में मुख्यतः 4 प्रकार के निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सर्वप्रथम हमें यह निर्णय लेना होता है कि परीक्षण हम किस लिए कर रहे हैं। जैसा कि आपने अपने शुरुआती कक्षाओं में पढ़ा है कि परीक्षण फीडबैक लेने के लिए किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं विकासात्मक या डेवलपमेंटल यूज ऑफ द टेस्ट, जिससे बच्चों के अधिगम में विकास किया जा सकता है। दूसरा परीक्षण हम लोग एक समरी तैयार करने के लिए कर सकते हैं कि बच्चों की रिलेटिव रैंकिंग क्लास में कितना है, किन बच्चों ने कितना प्राप्त किया अधिगम में। और तीसरा हम लोगों ने देखा था कि बच्चों के अधिगम समस्याओं को दूर करने के लिए डायग्नोस्टिक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग डायग्नोसिस की प्रक्रिया कहते हैं। प्लानिंग के तहत दूसरा मुख्य बिंदु आता है कंटेंट का। परीक्षण किसी निश्चित विषय वस्तु पर आधारित होता है और विशेष करके जब उपलब्धि परीक्षण की बात हो रही है तो वह किसी विषय में किसी निश्चित विषय वस्तु को ही आधार बना करके निर्मित किया जाता है। तो विषय वस्तु का विश्लेषण करके हम लोग उसमें कितनी इकाइयां हैं अथवा कितने इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं उनका निर्णय लेते हैं। प्रत्येक इकाई में या प्रत्येक थीम में कितने प्रकरण रखे जाएंगे या कितने चैप्टर इंक्लूड किए जाएंगे, इसका निर्णय हम लोग लेते हैं। उसके बाद प्रत्येक चैप्टर या प्रत्येक प्रकरण को कुल परीक्षण के भार का कितना अंश देना है, इसके बारे में हम लोग निर्णय लेते हैं। तो इस बिंदु में यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु को आप विभिन्न खंडों में विभाजित करें एवं प्रत्येक खंड में कितना भार देना है उसके बारे में निर्णय लें। तीसरा मुख्य बिंदु होता है उद्देश्य क्या, और उद्देश्य आप लोगों ने इसमें भी पढ़ा है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार पर या अन्य वर्गीकरण के आधार पर कि उद्देश्य नॉलेज लेवल के हो सकते हैं जो निम्न स्तर पे हैं, उद्देश्य अंडरस्टैंडिंग लेवल के हो सकते हैं जो मध्यम स्तर के हैं, और उद्देश्य हायर ऑर्डर के हो सकते हैं जो उच्च स्तर के हैं। इसके अलावा कुछ स्किल या कौशल से आधारित उद्देश्य हो सकते हैं। तो अपने परीक्षण में किन उद्देश्यों को हमें शामिल करना है और उनका भार क्या होगा, इसके बारे में निर्णय लेना है। कुल परीक्षण का कितना भार हम नॉलेज लेवल को देंगे, कुल परीक्षण का कितना भार हम उच्च स्तरीय उद्देश्यों को देंगे, इस तरह के निर्णय हम लोग इस बिंदु पर लेते हैं। इसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट बिंदु आता है नियोजन के क्षेत्र में, वह है क्वेश्चन के फॉर्मेट को लेकर के। क्वेश्चन कई फॉर्मेट में आते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, मैच द फॉलोइंग हो, या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो सकता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है। तो कितने प्रकार के प्रश्नों को हम परीक्षण में शामिल करेंगे और प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, इसका निर्धारण हम लोग प्लानिंग के दौरान कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के नियोजन वाले सिद्धांत के ये 4 मुख्य बिंदु आते हैं जो आपको स्लाइड पर दिख रहे हैं। पहला परीक्षण के उद्देश्य से संबंधित है, दूसरा परीक्षण के विषय वस्तु से संबंधित है, तीसरा परीक्षण में
सम्मिलित अधिगम उद्देश्यों से संबंधित है और चौथा प्रश्नों के प्रारूप पर से संबंधित है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो दूसरा सिद्धांत है वो है तैयारी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन। इसमें सबसे पहला बिंदु जो आता है वो है आइटम राइटिंग का। प्रश्न परीक्षण तैयार करने के लिए हमें प्रश्नों को लिखना पड़ता है और प्रश्नों को लिखने का काम हम लोग योजना के आधार पर करते हैं कि किस स्तर के किस चैप्टर के कितने प्रश्न हमें लिखने, उस प्लान को हम लोग फॉलो करते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को बनाने के अलग अलग गाइडलाइन आपने पढ़े हैं पहले कक्षाओं में, उनका पालन करते हुए प्रश्नों को हम लोग लिखते हैं। प्रश्नों में हम लोग सरल और कठिन दोनों प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित करते हैं और अंततः हम लोग प्रश्नों को एकत्रित करके पूरे परीक्षण का प्रारूप तैयार करते हैं। प्रश्नों को लिखने के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है तैयारी में वह है एक स्कोरिंग की तैयार करना या मार्किंग स्कीम तैयार करना। स्कोरिंग की जनरली हम लोग तैयार करते हैं मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, जिसमें हर प्रश्न का एक ही सही उत्तर है और वहाँ पर बच्चों को टिक लगाने होते हैं या चुनना होता है। मार्किंग स्कीम हम लोग तैयार करते हैं शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए, जहाँ बच्चों को आंसर सप्लाई करना होता है और उसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के बिंदुओं को सम्मिलित करते हैं कि किन बिंदुओं का होना आवश्यक है और कितने बिंदुओं पर कितना मार्क बच्चों को देना है। तैयारी के फेज में तीसरा महत्वपूर्ण है कि परीक्षण का प्रशासन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। परीक्षण को कैसे प्रशासित किया जाए और कब प्रशासित किया जाए, इसके बारे में एक पहले से हम लोग तैयार कर लेते हैं, उसका एक राइटअप। कितने ड्यूरेशन के लिए परीक्षण होगा, इसके बारे में हम लोग जानकारी निकालते हैं और उसको परीक्षण के साथ लिख लेते हैं। तो ये निर्णय लेना भी जरूरी है। तो तैयारी के समय में पुनः 3 बिंदुओं पर ध्यान रखना है। आइटम राइटिंग ये तैयारी का पार्ट है, स्कोरिंग की और मार्किंग स्कीम बनाना ये तैयारी का पार्ट है, और प्रशासन किस प्रकार से और कैसे होना है परीक्षण का, इसके गाइडलाइन को तैयार करना भी प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन या तैयारी के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है प्रिंसिपल ऑफ ट्राई आउट। यहाँ ट्राई आउट का मतलब है कि परीक्षण को वास्तविक प्रशासन के पहले कुछ छोटी संख्या पर बच्चों को प्रशासित करना। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम ट्राई आउट करते क्यों हैं। तो ट्राई आउट के कई उद्देश्य हैं, जिसमें सर्वप्रथम ये है कि हम पूरे परीक्षण में किसी प्रकार की कोई डिफेक्ट हो, कोई कमी हो, उसको जानने के लिए पहले एक छोटे समूह पर दे करके उसकी जानकारी लेते हैं और उसी के अनुसार परीक्षण में चेंजेस लाते हैं। दूसरा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का परीक्षण अगर आपने बनाया है तो उसमें कई ऑप्शंस होते हैं, वो ऑप्शंस काम कर रहे हैं या नहीं, यानी कि वो ऑप्शन बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा, हमें डेटा मिलता है जिससे हम परीक्षण की पद विश्लेषण कर सकते हो, आइटम एनालिसिस कर सकते हो। आइटम एनालिसिस के बारे में आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और चौथा, हम यह भी चेक कर लेते हैं कि हमारा परीक्षण जितने समय के लिए बनाया गया था उतने समय में वो पूरा हो जा रहा है या नहीं, तो उसी के अनुसार हम आगे और परिवर्तन कर सकते हैं। अब ये ट्राई आउट कैसे करते हैं, तो 2 चरणों में किया जाता है। सबसे पहला चरण है प्री ट्राई आउट का, दूसरा चरण है एक्चुअल ट्राई आउट का। प्री ट्राई आउट को हम लोग क्वालिटेटिव फेज भी कहते हैं। इस फेज में हम लोग जनरली बच्चों से क्वालिटेटिव आंकड़े लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि कहाँ क्या समस्या आपको आ रही है, कहीं लैंग्वेज में कोई कमी हो तो लैंग्वेज का करेक्शन कर लेते हैं हम लोग। कोई और प्रकार की कमी परीक्षण में अगर बच्चे बताते हैं तो उसके आधार पर हम लोग करेक्शन करते हैं। इसके बाद हम लोग ट्राई आउट में जाते हैं, जो जनरली 100 से 200 के बीच के बच्चों पर किया जाता है। इसको हम लोग क्वांटिटेटिव फेज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बच्चों से आंकड़े एकत्रित करते हैं उनके उत्तर के रूप में, और उन आंकड़ों को आधार बना करके हम लोग प्रत्येक प्रश्न के कठिनता स्तर, डिफ़िकल्टी लेवल और अंतर करने की क्षमता यानी कि डिस्क्रिमिनेटिंग पावर को ज्ञात करते हैं। इसके अलावा परीक्षण की रिलायबिलिटी वगैरह भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं।
तो ये 3 सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा। परीक्षण कंस्ट्रक्शन के तीनों सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पुनः एक बार मैं पुनरावृत्ति कर देता हूँ। प्रथम सिद्धांत नियोजन का सिद्धांत है, जिसमें 4 मुख्य बिंदु हैं: उद्देश्य, विषय वस्तु, परीक्षण का उद्देश्य और किस प्रकार के प्रश्न हैं। तो ये परीक्षण के सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा, समझा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।